हेलो फ्रेंड्स। अगर आप भी यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी को लेकर बिल्कुल सीरियस है तो ये वीडियो आपके लिए है दोस्तों। आज की ये वीडियो बहुत मजेदार होने वाली है। इसमें हम आपको पूरा काव्य शास्त्र कंप्लीट कराएंगे, जहां से 1 से 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में जरूर आते हैं। इसमें हमारे काव्य हेतु भी रहेंगे कि काव्य हेतु किसको कहते हैं, वो सब भी रहेगा। आपका काव्यवर्ती, काव्य गुण दोष, काव्य रीति, नाट्यवर्ती हम इसमें पढ़ेंगे, शब्द शक्ति जहां से क्वेश्चन आते हैं, रस और उनसे संबंधित देवता यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये भी हम इसमें पढ़ेंगे। और प्रमुख विद्वानों के जो मत है, एक क्वेश्चन इस तरह से बन जाता है आपका साहित्य में, तो इसको भी हम कंप्लीट करेंगे। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आप देख रहे हैं द फिनिशर 360 डिग्री यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मेरे नाम है आकाश, और दोस्तों इस चैनल पर आपको मिलता है बिल्कुल जेन्युइन कंटेंट जो आपकी तैयारी को बूस्ट करता है। चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ से आता है, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये आपके लिए। चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं। अब हम कुछ थ्योरी इसमें पढ़ेंगे, फिर इसके एमसीक्यूज लगाएंगे। देखो, भारतीय काव्य शास्त्र क्या है? भारतीय काव्य शास्त्र है क्या? सबसे पहले तुमको ये देखना है। इनकी थोड़ी थोड़ी हम परिभाषा भी समझेंगे। काव्य शास्त्र क्या होता है? वह विधा या शास्त्र जिसके जिसके अंतर्गत काव्य यानी कविता या साहित्य के अलग अलग पक्षों, जैसे रस, छंद, अलंकार, शब्द शक्ति, गुण दोष, रीति आदि का विधिवत अध्ययन किया जाता है। तो इसमें समझ में आया? इसका मतलब सिंपल सा मतलब बस इतना ही समझ लीजिए कि काव्य शास्त्र उसको कहते हैं हम जिसमें रस, छंद, अलंकार, शब्द शक्ति, काव्य के गुण दोष आदि का अध्ययन करते हैं। बस ये आपकी परिभाषा है। इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आपको पढ़ना कितना है, क्या इसमें पढ़ना है और क्या आपको छोड़ना है, क्या आपके समझने के लिए है। ठीक है दोस्तों, अब चलिए। अब सबसे पहला हमारा आ जाता है नाट्यशास्त्र। ये आ गया आपका नाट्यशास्त्र। नाट्यशास्त्र है क्या? नाट्यशास्त्र है क्या? तो ये क्या है? एक प्राचीन भारतीय ग्रंथ है नाट्यशास्त्र, जिसकी रचना किसने करी थी? भरत मुनि ने। जिसमें नाटक, नृत्य, संगीत और रंगमंच का विस्तृत वर्णन किया जाता है। आपने देखा होगा आज भी होता है, जैसे सांग होते हैं, सांग स्वांग बोलते हैं जिसको, हरियाणा में भी होता है। वहां पे क्या होता है? आदमी क्या करता है? गाता भी है और नृत्य भी करता है, औरतों के कपड़े भी पहनता है, और पूरी पूरी कहानी भी बताते रहते हैं कि जिस भी कहानी का किस्सा वो करते हैं वो सब। तो उसी तरह से वो सब नाट्य शास्त्र में आता है। जैसे नाट्य शास्त्र के रचयिता कौन थे? नाट्य शास्त्र के रचयिता थे भरत मुनि। कौन थे? भरत मुनि। 200 ईसा पूर्व, ईसा पूर्व का मतलब बीसी, बिफोर क्राइस्ट, ईसा मसीह के जन्मदिन से 200 वर्ष पहले, जन्म से 200 वर्ष पहले ये नाट्य शास्त्र की रचना करी गई थी। इसमें टोटल अध्याय 37 है। अध्याय को लेकर थोड़ा इसमें मतभेद है, कहीं कहीं 36 भी मिलेगा आपको। ठीक है। अब इसके अध्याय है कुछ इंपोर्टेंट जो मैंने लिए हैं, और ये आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। जैसे अध्याय 6 में आपके रस का उल्लेख है, और अध्याय 14 में है आपके छंद का उल्लेख, और अध्याय 16 में आपके अलंकार का। इसको ऐसे याद कर लो, 614 और 16, और रस, छंद, अलंकार। रस, छंद, अलंकार एक क्रमशः याद कर सकते हो ना, रस, छंद, अलंकार 614 16, इस तरह से याद कर सकते हैं। या फिर 6 दूनी 12 और 2 14 और 2 16, इस तरह से कर लो जैसे आपको याद करना। ये मैंने इंपोर्टेंट अध्याय जो थे रस, छंद, अलंकार के इसलिए ले लिए, क्या पता यहाँ से क्वेश्चन आपका बन जाए। चलिए अब हम पढ़ेंगे काव्य हेतु। आज की वीडियो इतनी दमदार है दोस्तों, इसको यूट्यूब पे कोई कराता नहीं, कंप्लीट इज ना, एक साथ इतनी सारी चीजें आपको कहीं नहीं मिलेगी। तो इसमें हम देखते हैं अब काव्य हेतु कितने होते हैं। काव्य हेतु का मतलब होता है कारण। काव्य हेतु का मतलब होता है कारण, कि वे कारण जिनसे काव्य की रचना संभव हुई, वे सब कारण जिनसे काव्य की रचना संभव होती है। आपको इसमें बस कितना याद करना मैं आपको बता देता हूं। आपको ये वाली चीजें जो मैं बता रहा हूं, ये वाली चीजें बस आपको इसमें याद करनी। जैसे काव्य हेतु की संख्या कितनी होती है? 3 होती है। ये आपको याद करना है। यहां से क्वेश्चन डायरेक्ट आएगा। कौन कौन सी होती है? एक होती है प्रतिभा, एक होता है व्युत्पत्ति, एक होता है आपका अभ्यास। अब इसको याद कैसे करोगे भाई? अभ्यास करने से ही प्रतिभा की उत्पत्ति होती है। इस तरह से याद करोगे इसको कि अभ्यास करने से ही प्रतिभा की उत्पत्ति होती है। प्रतिभा की उत्पत्ति होती है, होती है। इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं। समझ में? काव्य हेतु बस इतना ही है, इतना ही समझो। और जो मैंने ये बताए हैं ये वाली चीजें,
ये आपको याद करनी है। नेक्स्ट, अब हम देखेंगे काव्य रीति। ये इसकी काव्य रीति की परिभाषा है कि जिसमें गुणों से युक्त पदों की सुंदर रचना की जाती है। रीति का मतलब होता है गुण, इसमें गुणों की रचना की जाती है, काव्य के गुणों की। तो इसमें क्या है ये कि काव्य रीति आ जाती है। अच्छा, इसमें याद क्या करना हमको, याद इसमें ये वाला पोर्शन इतना याद करना, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे काव्य रीति के प्रतिपादक कौन है इसके, आचार्य वामन। इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट है दोस्तों। नेक्स्ट, काव्य रीति की संख्या कितनी है, 3। आपको एक बात बता दूं मैं, एक होता है नाट्यवर्ती। नाट्यवर्ती की संख्या टोटल 4 है, और इसको छोड़ करके पूरे काव्य शास्त्र में सबकी संख्या 3 है। सबकी संख्या 3 है, इतना आपको याद कर लेना, सबकी संख्या 3 है, इसको छोड़ करके बस। नाट्यवर्ती में 4, बाकी सब में 3। तो ये एक नंबर बन गया आपका। अच्छा, कि किसी की भी संख्या, काव्य हेतु, काव्य रीति, काव्य गुण, काव्य, किसी की भी संख्या पूछे 3, इस तरह से। अब इसमें काव्य रीति कौन कौन सी होती है, ये वैदर्भी, एक गोड़ी होती है, एक होता है पांचाली। वैदर्भी बस इतना ही याद करना आपको, लेकिन ये मैं आपको बता देता हूं कि माधुर्य गुण किस में होता है, वैदर्भी में माधुर्य गुण होता है। ओज गुण किस में होता है, गोड़ी में होता है। पांचाली में आपके प्रसाद गुण होता है। ये आपके क्या है, ये आपके काव्य गुण है, माधुरी, ओज, प्रसाद। जो अब आगे पढ़ोगे तो ये पता, इनमें संबंध भी पूछ लिया जाता है कि वैदर्भी में माधुर्य गुण, गोड़ी में ओज गुण, पांचाली में प्रसाद गुण होता है। समझ में आया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट। अब हम पढ़ते हैं काव्यवर्ती। क्या पढ़ेंगे, काव्यवर्ती। इसकी परिभाषा देखते हैं। काव्यवर्ती में शब्दों, काव्य में शब्दों और वर्णों के प्रयोग का तरीका जिसमें पाठक के मन में विशेष भाव रस जगाने के लिए चुना जाता है। आसान भाषा में ये बता देता हूं कि जब हम काव्य में ऐसे शब्द या ऐसे वर्णों का प्रयोग करते हैं कि या तो हमें अचानक से गुस्सा आ जाता है, या प्रेम का भाव जागृत हो जाता है, या फिर हंसने लगते हैं, तो वो सब क्या है, ये वर्ती, काव्यवर्ती ही यही होता है। अब इसमें हमको याद करने वाली चीजें हमारी ये हैं। जैसे काव्यवर्ती के प्रतिपादक कौन है, मम्मट, आचार्य मम्मट। कैसे याद करोगे कि वर्ती से हम ले सकते हैं व्रत, वर्ती को हम मान सकते हैं व्रत। कौन है व्रत, मामा जी, मामा जी व्रत है, ऐसे याद करो कि मामा जी क्या है, मामा जी व्रत है, मामा जी व्रत है, इस तरह से याद करो। काव्यवर्ती की संख्या कितनी, नॉर्मल सी बात है 3, क्योंकि मैंने बताई थी सबकी संख्या 3 है नाट्यवर्ती को छोड़ करके। अब इसमें कौन कौन सी होते हैं, एक होती है उपनागरिका, एक होता है पुरुषा, एक होती है कोमला। उपनागरिका में आपके कोमल वर्ण आते हैं। कोमल वर्ण का मतलब होता है जो तालव्य वर्ण होते हैं, जैसे च छ ज, ये आपके कोमल वर्ण हो गए, च छ ज। पुरुषा, पुरुष क्या होता है, कठोर, ऐसे याद कर सकते हो। तो कठोर वर्ण कौन से हो सकते हैं, ट वर्ग, जैसे ट ठ ड ढ। कोमला में अत्यंत कोमल, कोमला में अत्यंत कोमल वर्णों का प्रयोग। तो आपको बस इतना याद कर लेना है कि काव्यवर्ती के प्रतिपादक मम्मट है, वर्ती की संख्या 3 है, कौन कौन सी उपनागरी का, पुरुष, कोमला, बस इतना याद करना आपको। ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट ये है क्वेश्चन, इसमें है कि काव्य गुण अब हम पढ़ेंगे, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है आपके लिए। यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं, और जो मैं बताऊंगा उसको ध्यान से समझना, क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो काव्य की जो शोभा बढ़ाने वाले धर्म होते हैं उनको काव्य गुण कहते हैं, जो काव्य की शोभा बढ़ाते हैं। कौन कौन से होते हैं, अब देख तो। काव्य गुणों की संख्या कितनी होती है, काव्य गुणों की संख्या कितनी होती है, 3 होती है। ये मैंने बताया कि सबकी संख्या 3 रहेगी नाट्यवर्ती को छोड़ करके। कौन कौन से होते हैं, जैसे माधुर्य गुण, ओज गुण और प्रसाद गुण। चिंता मत करो, इनसे संबंधित जो रस है और वर्ण है वो मैं आपको आसानी से याद कराऊंगा, परेशान नहीं होना। माधुर्य में आपका हास्य रस होता है, करुण रस होता है, श्रृंगार और वात्सल्य रस होता है। रे और लय वर्णों का इसमें प्रयोग होता है। अच्छा, अब ये इंपॉर्टेंट है बहुत, ये रस इसमें आपको याद करने हैं। तो कैसे करोगे, तो मैं बताता हूं। ये है कि माधुरी, माधुर्य से हम समझेंगे माधुरी को। माधुरी क्या करती है, श्रृंगार करते हुए हंस रही है और अपनी करुणा का वात्सल्य बिखेर रही है। मैं लिख दूंगा, मैं लिखूं कि माधुरी जो है वो श्रृंगार करते हुए, श्रृंगार करते हुए हंस रही है, हंस रही है, और अपनी करुणा का, अपनी करुणा का वात्सल्य,
वात्सल्य बिखेर रही है, बिखेर रही है। आपको श्रृंगार से श्रृंगार रस हो जाएगा, हंस से हास्य रस, करुण से करुण रस और वात्सल्य रस। ये समझ में आ गया। र और ल वर्णों का प्रयोग किसमें? माधुर्य गुण में होता है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट बात है आपको जो बताई मैंने, ये समझ लेना। दूसरा ओज। ओज में देखने में ही, ओज में वीर रस, विभत्स, रौद्र और भयानक रस, जितने भी ये डरावने से रस लगते हैं आपको, वो सब ओज में आते हैं। ठीक है। और इसमें टय वर्ग के वर्णों का प्रयोग किया जाता है, यानी कठोर वर्णों का प्रयोग किया जाता है। समझ में आया? अब नेक्स्ट, ये है प्रसाद गुण। प्रसाद में भक्ति और शांत रस होता है। तो इसको याद कैसे करोगे? इसको याद करने की ट्रिक ये है, मैं आपको बता दूं कि भक्ति का प्रसाद पाकर शांत हो गई, शांत हो गई या हो गया। भक्ति का प्रसाद पाकर शांत हो गया, यानी भक्ति से भक्ति रस आ जाएगा। प्रसाद से प्रसाद में पाकर शांत होना, यानी शांत रस। इस तरह से आपको याद करोगे। मैं इसको ट्रिक क्यों बता रहा हूं, ये इंपॉर्टेंट है और ये पूछे जाते हैं और बहुत बार पूछे गए हैं। अब हम काव्य गुणों की संख्या बताएंगे कि कितनी होती है। अच्छा, मैं आपको बता दूं, काव्य गुण हो या काव्य दोष हो, जो भरत मुनि है, दांडी है और वामन है, इन तीनों ने काव्य गुण और काव्य दोष दोनों की संख्या बराबर मानी है। जैसे भरत मुनि ने काव्य गुण की संख्या 10 मानी है, तो काव्य दोष की संख्या भी 10 मानी है। दांडी ने काव्य गुण की संख्या 10 मानी है, तो काव्य दोषों की भी संख्या 10 मानी है। वामन ने काव्य गुण की संख्या 20 मानी है, तो काव्य दोष की भी संख्या 20 मानी है। तो इसको याद करोगे कि भरत ने दंड दिया वामन को, भरत ने दंड दिया वामन को। ये ट्रिक से याद करोगे, 10 10 20 कर दोगे, फिर 10 10 20, यहां करोगे 10 फिर 10 फिर 20। काव्य गुण भी यही रहेंगे, काव्य दोष भी, काव्य गुण भी यही रहेंगे, काव्य दोष भी, काव्य गुण भी यही रहेंगे, काव्य दोष भी। कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भरत मुनि के अनुसार काव्य गुणों की संख्या कितनी है, तो 10। भरत मुनि के अनुसार काव्य दोषों की संख्या कितनी है, 10। क्यों? भरत मुनि, दांडी और वामन ने काव्य गुण और काव्य दोषों की संख्या सेम मानी है, जो यहाँ पर दिया गया है। तो इतना तो आप याद कर सकते हैं। अब इसमें हम आगे देखते हैं, तब आपको और अच्छी तरह समझ में आएगा। देखो यहाँ काव्य दोष को हम पढ़ेंगे। अब काव्य दोष क्या होते हैं? कविता के सौंदर्य और आनंद में जो बाधा डालेंगे वो काव्य दोष रहेंगे, जब आप कुछ पढ़ रहे हैं। जैसे काव्य दोषों की संख्या कितनी होती है? इनकी संख्या भी 3 होती है। जैसे एक तो शब्दों के द्वारा, एक अर्थ के द्वारा, एक रस के द्वारा। समझे? ये आपको याद करना, बस इतना याद करना कि काव्य दोषों की संख्या 3 होती है, बस इतना याद करना। शब्द, अर्थ, रस। और ये परिभाषा आप कुछ याद नहीं करना है, बस आप समझ लो कि जहां शब्दों के उच्चारण या चयन में कमी हो, शब्दों के चयन में कमी हो, जो सुनने में कठोर लग रहे हैं, तो वहां जाएगा आपका शब्द दोष। और जहां शब्द तो सही हो लेकिन उसका अर्थ नहीं समझ में आ रहा, जहां अर्थ समझ में नहीं आई, वो अर्थ दोष। जहां रस की अभिव्यक्ति में रुकावट हो या विरोधी रस कर रखा हो, जैसे बात प्रेम प्रेम की चल रही है और उसमें क्रोध रस, जो आपका भयानक रस हो गए, ये सब रस हो गए, तो विरोध का भाव जहां हो। तो काव्य दोष की संख्या देखो, मैंने बताया था भरत मुनि ने 10 बता रखी और 10 ही काव्य गुण थे। दंडी ने 10 10, वामन 20। समझ गए? तो यहां तक तो आपका सेम ही है, इतना तो पार्ट्स। भरत ने दंड दिया वामन को, और शुरू से पढ़ लेना 10 10 20। बस आपको ये समझना कि विश्वनाथ ने 70, विश्वनाथ के 70 और मम्मट ने 76 बताई काव्य दोषों की संख्या। समझ में आ गया? बस अब आगे देखो, यह है नाट्यवर्ती, जिसके बारे में मैं शुरू से बता रहा हूं कि नाट्यवर्ती के कितने पार्ट्स होते हैं? 4 होते हैं, वो मैं बताऊंगा। नाट्यवर्ती क्या होती है, पहले ये देखो। नाटक में पात्र द्वारा अपनी बात कहने, भावनाओं को जताने का तरीका। जब नाटक में कोई पात्र होता है तो वो अपनी बात किस तरीके से कह रहा है, अपनी भावना किस तरह से जता रहा है, हाथ हाथ फैला करके, इशारे करके, जैसे भी, तो वो नाट्यवर्ती होती है। इनकी संख्या, नाट्यवर्तियों की संख्या टोटल 4 होती है। कौन कौन सी? केशी की, सतवती और आर्यभट्टी और भारती। इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये चीजें। काव्य गुण, काव्य दोष, नाट्यवर्ती, ये इंपॉर्टेंट है आपको, ये तो आपको याद ही करनी है। केशी की, सतवती, आर्यभट्टी और भारती। अच्छा, केशी की क्या होता है, ये आपको समझना है। जहां पात्र नाच गाकर प्रेम जता रहा हो, तो वहां केशी की।
जहाँ पात्र वीरता या मानसिक शक्ति दिखा रहा हो वहाँ सात्वती, और जहाँ पात्र लड़ाई झगड़ा या गुस्सा दिखा रहा हो आरभट्टी, और जहाँ पात्र सिर्फ बोलकर प्रभाव डालता हो वो भारती। ये आपको याद इतना नहीं करना, बस आपको नाट्यभर्ती की संख्या की 4 करनी याद, और ये केशी की सात्वती, आरभट्टी, भारती, बस ये याद करनी। और इनसे संबंधित आपको रस याद करने पड़ेंगे। कैसे? इसकी याद है कि श्रृंगार करते हुए हंस रही है और अपने केस संवार रही है। श्रृंगार करते हुए, ये श्रृंगार करते हुए हंस रही है और अपने केस संवार रही है। क्या कर रही है? केस संवार रही है। ऐसे याद कर लोगे। सातवती, सातवती में हमेशा वीर रस आता है, सातवती में वीर रस। आरभट्टी, आरभट्टी को आप याद कर सकते हो वर से, वर, ये वी से विभत्स और आर से रौद्र रस। ठीक। भारतीय में होते हैं आपके अद्भुत और करुण रस। कैसे याद करोगे? कि जो भारतीय लोग होते हैं उनकी अद्भुत करुणा होती है। भारतीय जो लोग हैं उनमें अद्भुत करुणा करुणा होती है। भारतीय लोगों में अद्भुत करुणा होती है। जो भारतीय लोग हैं उनमें अद्भुत करुणा होती है। ऐसे इसको याद कर सकते हैं आप। समझ गए? अब नेक्स्ट, ये इंपॉर्टेंट और आप सभी का फेवरेट टॉपिक शब्द शक्ति। आज के बाद आप शब्द शक्ति ही भूल जाओगे। दिमाग में इस तरह से याद करा दूंगा कि आप ये सब रटना भूल जाओगे। समझ ऐसे समझा दूंगा कि आप बिल्कुल समझ जाओगे। कैसे? शब्द शक्ति सबसे पहली चीज होती क्या है? शब्द के अंदर छिपे हुए अर्थ को स्पष्ट करने वाला माध्यम। शब्द में क्या अर्थ है इसका, हम समझने वाला इसका क्या अर्थ समझते हैं, वो होती है आपकी शब्द शक्ति। शब्द शक्ति की संख्या कितनी होती है? 3। कितनी होती है? 3। कौन कौन सी? एक तो अभिधा होती है, लक्षणा और व्यंजना। ठीक है, 3 होती है। कौन कौन सी होती है? एक तो होती है आपकी अभिधा, दूसरी आपकी कौन सी? लक्षणा, और तीसरी आपकी होती है व्यंजना, व्यंजना। ठीक है। अभिधा को हम अग्रिमा भी कहते हैं, अभिधा को हम अग्रिमा भी कहते हैं। जब शब्द का सीधा और मुख्य अर्थ समझ में आए, समझ में आए, बताता हूं। जहां सीधी सीधी बात कह रखी हो, कोई घुमा फिरा के बात नहीं कही गई है, कुछ उल्टा सीधा नहीं बोला गया है, साफ साफ बात कही गई हो, बिल्कुल सीधा अर्थ, वहां पर होती है अभिधा। जैसे गधा घास चर रहा है, यहाँ गधे का मतलब गधा ही है, एक जानवर है। तो यहाँ मैंने कोई उल्टा शब्द नहीं बताया, तो यहाँ गधे का मतलब जानवर से है, सीधा सीधा अर्थ है। समझ में आ गया? गधा घास चर रहा है। यहाँ आप कोई दूसरा अर्थ दिमाग में नहीं सोच सकते, इसका कोई अर्थ नहीं निकालोगे। लक्षणा, इसके अभिधा के भी 3 भेद होते हैं, अभिधा के भी 3 भेद होते हैं। समझ गए? और लक्षणा के कितने होते हैं? लक्षणा के भी 2 भेद होते हैं और व्यंजना के 2 भेद होते हैं। ठीक है। लक्षणा, लक्षणा में कौन सा भेद होता है? एक होता है रूढ़ी और दूसरा होता है प्रायोनजित, प्रायोनोजित, प्रायोनजित। और इसमें इसके 3 होते हैं, जैसे रूढ़, यौगिक और योग रूढ़, योग रूढ़, ये 3 होते हैं इसके। जब सीधा अर्थ न निकलकर शब्द के लक्षणों के आधार पर अर्थ निकले। अच्छा मैं बताता हूं, लक्षणा इज इक्वल टू बता सकते हैं मुहावरे, मुहावरा, जहां आप मुहावरा यूज करते हैं वहां लक्षणा शब्द शक्ति। मतलब कहने का मतलब है कि जब किसी बात का सीधा अर्थ ना निकल के हम उसके लक्षणों के बारे में बात करी जाए, उसके लक्षण देखें। जैसे अब समझ जाओगे कि तुम बिल्कुल गधे हो, तुम बिल्कुल गधे हो, तो मैंने क्या बोला? वो गधा थोड़ी है। अगर मैं बोलूं कि तुम बिल्कुल गधे हो, तो वो गधा थोड़ी है। गधे जैसे गुण है उसमें, गधे के लक्षण हैं, तब मैंने उसे गधा बोला। उसने कोई ऐसा काम किया जो गधा करता है, इसलिए मैंने गधा बोला। जैसे यहाँ गधे का मतलब जानवर से नहीं बल्कि मूर्ख से है, गधे जितने मूर्ख। अगर मैं कहूं आज कि भाई तुम तो सलमान खान लग रहे हो, तो क्या तुम सच में सलमान खान हो? नहीं ना। भाई तुम खुद को सलमान खान मत समझ लेना, तुम सलमान खान नहीं हो। उसके जैसे कुछ लक्षण मुझे तुम में दिखाई दिए, तो मैंने कहा यार तुम तो बिल्कुल सलमान खान लग रहे। तो जब हम किसी के लक्षणों के आधार पर आपकी तारीफ करें, आपको बताए लक्षण, आपकी बात का हम किसी से लक्षण के बारे में बताए। जैसे किसी ने बड़े बड़े बाल बहा लिए और ऊपर से ऐसे आंखों पे अपने बाल डाल लिए, तो मैंने बोला यार तुम तो बिल्कुल अजय देवगन लग रहे। तो वो अजय देवगन थोड़ी है, अजय देवगन के उसमें लक्षण है। समझ में आ गई? तो यही लक्षण है। जब हम लक्षणों के आधार पर अर्थ निकाल लेते हैं, लक्षणों के आधार पर हम अर्थ निकालते हो। जैसे कोई तुम्हें कहते यार तुम तो बिल्कुल राजा बाबू की तरह लग रहे, तो राजा बाबू की तरह तुम राजा थोड़ी हो। मतलब तुमने अच्छे कपड़े पहने हैं, बिल्कुल सूट बूट पहने हो, तो उस तरह सब बोले हैं। बाल वाल सवारे हो तो बोला कि यार राजा बाबू लग रहे बिल्कुल। तो ये क्या होता है? हम लक्षणों के आधार पर किसी के लक्षणों के आधार पर तुलना कर देते हैं। तो ये लक्षण है, लक्षणों के आधार पर बता रहे तुम राजा बाबू नहीं हो, लेकिन हमने क्या बोला? राजा बाबू बोला। हम किसी को भी बोल देते हैं यार तुम तो बिल्कुल भगवान की तरह काम करते हो, बिल्कुल
भगवान का रूप हो, साक्षात भगवान का रूप हो, तो तुम भगवान नहीं हो, बिल्कुल भगवान नहीं हो। तो वो क्या है, तुम्हारी लक्षण, तुम्हारी तुलना कर दी गई है। तो जब लक्षण, मुहावरे या कोई बात का हम इस तरह से अर्थ निकालते हैं लक्षणों के आधार पर, तो वहां पर लक्षणा होती है। ये बात मैं इतने उदाहरण इसलिए दिया हूं ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए, और जब सेंड कोई भी वाक्य आएगा तो आप तुरंत बता दोगे कि ये इसका क्या है इसमें। अच्छा, अब हम देखते हैं लास्ट का, ये व्यंजना। व्यंजना क्या होती है? व्यंजना वो होती है जहां शब्द का न तो सीधा अर्थ हो, यानी न तो अभिधा हो, और न लक्षित, मतलब न तो उसमें सीधा अर्थ हो और न कोई लक्षण के आधार पर अर्थ बताया गया हो। या इसका मतलब क्या होता है, ये तो हो गए अभिधा सीधा अर्थ, न तो अभिधा हो और न लक्षणा, और जहां अभिधा लक्षणा नहीं होगी वहां तीसरी होगी कौन सी? व्यंजना शब्द शक्ति। यहाँ व्यंग्यात्मक अर्थ निकले, जहां हर व्यक्ति अपने अनुसार इसका अर्थ निकाले। मैंने कोई बात कही और हर व्यक्ति उसका अपने अनुसार अलग अलग अर्थ निकाले। जैसे समझ में आएगी, थोड़ा वेट करते रहो। सूर्य अस्त हो गया, अगर मैं कहूं कि सूर्य अस्त हो गया, तो इसके कितने अर्थ हो गए? इसके कई अर्थ हो गए। जैसे अगर कोई मजदूर खेत में काम कर रहा है तो वो कहेगा यार सूर्य अस्त हो गया, इसका मतलब क्या है कि अब घर चलो। अगर कोई सास अपनी बहू को बोल रही है कि भाई सूर्य अस्त हो गया, दिन छिप गया, सूर्य अस्त हो गया, तो क्या उसका मतलब क्या है कि भाई पूजा पाठ कर लो, पूजा पाठ कर लो, इसका मतलब यही तो है। हैं? खेतों में काम कर रहे कि सूर्य अस्त हो गया, तो कहो कि भाई काम बंद कर दो, अब जा काम बंद कर दो, सूर्य अस्त हो गया। समझ में आ गया? अब देखा होगा सुबह एक चीज आपने देखी होगी कि कभी कभी सास अपनी बहू से बोल देती है कि सूरज सर पे आ गया, इसका मतलब क्या है? इसका लक्षण तो कुछ है नहीं। इसका सीधा अर्थ भी वो ये भी नहीं कहना चाह रही कि सूरज सर पे आ गया, क्योंकि वो तो बहू को भी दिख रहा है कि सूरज सर पे आ गया है। इसका मतलब क्या है कि सूरज सर पे आ गया, अभी तक तुम उठी नहीं। हैं? सूरज सर पे आ गया, इसका मतलब सीधा अर्थ क्या निकाला? सूरज सर पे आ गया, इसका मतलब कोई आप जो बहू है वो क्या निकाल रही है, वो समझ जाती है तुरंत कि सास कह रही है कि धूप निकल गई, खड़ी हो जा, अब तो इसका मतलब यही तो है। तो समझने का मतलब है ये है यहाँ कि जब हर व्यक्ति अपने अपने अनुसार इसका अर्थ निकाल ले। समझ में आ गए? कहता नहीं यार दिन ढल गया, दिन ढल गया का मतलब मेहमान आए हैं आपके घर में और वो कह रहे हैं कि यार अब तो रात हो गई, इसका मतलब क्या है? रात हो गई वो तो दिख रहा है मेहमानों को भी, लेकिन हम कहना चाह रहे हैं कि भाई रात हो गई, अब मत जा, कल जाना तुम। इसका मतलब यही तो है कि अब मत जा, कल जाना। तो यहाँ हर इंसान अपने अपने अनुसार अलग अलग अर्थ इसका निकाल रहा है। समझ गए? तो यहाँ होती है व्यंजना। समझ में आ गया आपके इतने? ये आपको समझना था इसमें इतना। अब हम आपको एक इंपॉर्टेंट चीजें जो प्रमुख विद्वानों के मत ये बताएंगे, जो प्रमुख विद्वानों का मत। जैसे उत्पत्तिवाद के थे भट्ट लोलट, और रीति संप्रदाय वामन, मैंने बताया था। अनुमति शंकुक, इसको कैसे याद करोगे कि शंख बजाने की अनुमति दे दो, शंख बजाने की अनुमति दे दो मुझे, शंख शंकुक यानी शंख, शंख बजाने की अनुमति दे दो। भुक्ति भुट्ट नायक, भुक्ति को भुट्टा से रिलेट करो, भुट्ट भुट्ट नायक, ऐसे याद कर सकते हो। अभिव्यक्ति में अभिनव गुप्त, इसमें भी अभी शब्द है और इसमें भी अभी शब्द है, तुरंत समझ जाओगे। काव्यवर्ती, वर्ती कौन है? मामा जी। वर्ती कौन है? मामा जी, तो मम्मट। ये चीजें भी मैंने ले ली जो कोई नहीं कराता, और आप इसमें बहुत परेशान रहते हैं। जैसे रस और उनसे संबंधित देवता, जैसे श्रृंगार रस से संबंधित कौन है? श्री कृष्ण भगवान। श्रृंगार रस में प्रेम वियोग ये सब चीजें हैं, तो श्री कृष्ण राधा जी का प्रेम था, तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं। हास्य रस में गणेश जी भगवान बहुत हंसते रहते थे, बहुत नटखट थे, तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं। करुण रस में यम, करुण में होते हैं यम, जब यम आते हैं तो लोग दुखी हो जाते हैं। वीर रस में क्या आता है? इंद्र, इंद्र बहुत वीर थे, वो युद्ध लड़ते थे भाई, देवताओं के राजा थे, तभी तो वीर बनाए गए। अद्भुत, अद्भुत रस के है ब्रह्मा जी, कैसे याद करोगे कि ब्रह्मा जी ने अद्भुत रचना करी है सृष्टि की, अद्भुत ही तो रचना है। विभत्स का मतलब होता है महाकाल शिव, विभत्स का जो स्थायी भाव होता है वो जुगुप्सा होता है। क्या होता है? जुगुप्सा या घृणा। महाकाल इसका और शिव। भयानक रस का काल या यमराज, भय किससे लगता है आपको? काल से, यमराज से। ये समझ में आ गया आपके? रौद्र रस, रौद्र में आता क्रोध, जिसमें महादेव, गुस्सा आता है, रुद्र भैरव, ये सब गुस्से वाले ही तो है। शांत, शांत रस में कौन आता है? विष्णु जी, विष्णु जी सबसे शांत रहते हैं, तो ये आपका इस शांत रस में आ गया। तो दोस्तों ये थे आपके क्वेश्चन, और देख लेते हैं एमसीक्यूज, तब प्रैक्टिस में आपके पता चल जाएगा कितने सही है। जैसे काव्य हेतु कितने होते हैं?
तो 2 3 4 5 मैंने बताया था नाट्यवर्ती को छोड़ करके सभी कितने होते हैं? नाट्यवर्ती में 4 होते हैं, नाट्यवर्ती में 4 होते हैं, बाकी सब में 3 होते हैं। तो काव्य हेतु कितने हो गए? 3। अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा काव्य रीति का भेद नहीं है? काव्य रीति का कोई भेद नहीं है। काव्य रीति का भेद कौन सा इसमें है? तो इसमें काव्य रीति मैंने 3 बताई थी। कितनी बताई थी? 3। कौन कौन सी? वैदर्भी, पांचाली और गौड़ी, तीनों बताई थी। तो इसमें उपरुक्त भी सभी हो गए। अब नेक्स्ट, नेक्स्ट है आपका कि नाट्य शास्त्र में किस अध्याय में रस का उल्लेख है? ट्रिक बताई थी मैंने 614 और 16, रस छंद अलंकार। तो रस का उल्लेख किस में हो जाएगा? 6 में। और इसमें कौन सा है? छंद का उल्लेख है। अलंकार का उल्लेख है, अलंकार, अलंकार ये 16 में है। समझ में आ गया? नेक्स्ट, काव्य रीति के प्रतिपादक कौन है? रीति के बारे में मैंने बताया था, काव्य रीति के कौन है? वामन, आचार्य वामन। मम्मट किसके है? वर्ती के, काव्य वर्ती के। मैंने बताया था ना, वर्ती है मामा जी, शंख बजाने की अनुमति दे दो, तो अनुमतिवाद के ये हो गए। ठीक है। भरत मुनि किसके हैं? नाट्य शास्त्र के। समझ में आ गया आपके? नाट्य शास्त्र के। नेक्स्ट इसमें है कि माधुर्य गुण से संबंधित रस कौन सा है? माधुरी क्या कर रही है? श्रृंगार करते हुए हंस रही है, अपनी करुणों का वात्सल्य भी खेल रही है। तो इसमें कौन सा रस आया? श्रृंगार। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। वीर, विभत्स, रौद्र, भयानक, ये सब किसके? ओज के हैं। नेक्स्ट, दंडी के अनुसार काव्य गुणों की संख्या कितनी है? मैंने बताया था भरत ने दंड दिया। भरत ने दंड दिया किसको? भरत ने दंड दिया वामन को। और इनकी गुण हो या फिर इनके दोष हो, इन्होंने सेम से 200 सेम सेम बता रखे, 10 10 10 10 20 और 20। समझ गए? तो दंडी की बात कर रही, तो भरत ने दंड दिया यानी दूसरे नंबर पे, तो यहाँ भी 10 था, यहाँ भी 10 था, केवल वामन के 20 थे सब कुछ, तो उस क्या हो जाएगा? 10। समझ में आ गए? नेक्स्ट, ये 70 किसके अनुसार है? 70 विश्वनाथ, विश्वनाथ के अनुसार 70 हो गए। 76 के मम्मट के अनुसार, और 20 किसके अनुसार है? 20 तो अब कौन? वामन। नेक्स्ट, नाट्यवर्ती के कितने भेद होते हैं? बता था मैंने, पूरे काव्य शास्त्र में केवल नाट्यवर्ती है जिसके कितने भेद होते हैं? 4। नेक्स्ट, मुख्य अर्थ में भिन्न होते हुए, यानी मुख्य अर्थ जो मेन अर्थ है वो भिन्न होना चाहिए, उससे भी कुछ संबंध अर्थ प्रकट करने वाली शब्द शक्ति हो। मुख्य अर्थ से भिन्न होते हुए उसमें कुछ संबंध का मतलब कुछ लक्षण प्रकट कर रही हो, तो वो होती है लक्षणा शब्द शक्ति। कौन सी होती है? लक्षणा। नेक्स्ट, जैसे शब्द की जिस शक्ति के कारण किसी शब्द का साधारण तथा मुख्य अर्थ समझ में आता है। कहने का मतलब है जिसका हम अर्थ समझ लेते हैं, साधारण अर्थ समझ लेते हैं, जो बात कही गई है उसका समझ में आता है, तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं अभिधा। क्या बोलते हैं? अभिधा शब्द शक्ति। भाई साधारण अर्थ किसका होता है? अभिधा का। लक्षणा, लक्षणा का। देखो, जहां ना वाच्यार्थ काम करे और ना ही लक्ष्यार्थ काम करे, ना तो सीधा अर्थ हो ना लक्षण लक्षण हो उसमें, तो कौन सी शब्द शक्ति हो गई? कौन सी बची? व्यंजना बची। समझ में आ गया? तो दोस्तों ये सब क्वेश्चन आपके करा दिए गए हैं, और ये टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इस टॉपिक को कोई कराता नहीं यूट्यूब पे, एक जगह इतना सब कुछ नहीं कराता। दोस्तों मुझे सपोर्ट करना, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और अपनी राय दे दिया करो। जब आप कमेंट करते हो तो मुझे पता चलता है कि हाँ भाई वीडियो अच्छी बनी है नहीं। वीडियो कैसी लगी वो भी कमेंट में बता दिया करो कि आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है नहीं आ रहा। देखो मैं आपकी परीक्षा को लेकर ना, मैं हमेशा वही टॉपिक लेकर के आता हूँ जो मुझे लगता है कि यहाँ पर डाउट रहेगा या फिर इस चीज की आप तलाश कर रहे होंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।